नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई विज्ञान विषय का और 9वीं कक्षा का अध्याय 5 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में अभी तक पढ़ते हुए हमने सीखा कि किस प्रकार से सजीवों की सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज कैसे हुई। साथ साथ हमने देखा कि कोशिकाएं दो प्रकार की है। एक साधारण कोशिकाएं हैं जिन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और एक जटिल कोशिकाएं हैं जिन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। पिछले क्लास में हमने दोनों में उनका बनाने का संरचना सीखा, किस प्रकार से उन्हें बनाएंगे, और साथ ही साथ उन दोनों में क्या अंतर है इस पर भी हमने चर्चा किया। आगे बढ़ते हुए बच्चों, अब कोशिकाओं के आकार पर चर्चा करते हैं और हम देखते हैं कि कोशिकाओं का आकार कैसा है, कितने अलग अलग तरह की यह कोशिकाएं हमारे शरीर में, सजीवों के शरीर में उपस्थित रहती हैं। तो आज हम लोग बच्चों कोशिकाओं का आकार पर चर्चा करते हैं। कोशिकाओं का आकार। तो जैसा कि बच्चों हमने देखा कि कोशिकाएं बहुत ही छोटी हैं और इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कुछ कोशिकाएं बड़ी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी कोशिकाएं छोटी हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। तो इस पाठ में चर्चा करते हुए हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कैसे कौन सी कोशिकाएँ छोटी हैं, बड़ी हैं, उनका आकार किस प्रकार का है। तो कुछ कोशिकाएं जो है वह चपटी होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? चपटी होती हैं, डिस्क के आकार की होती हैं। डिस्क के आकार की होती हैं, जैसे इस प्रकार से गोलाकार इस तरीके की होती हैं। तो इन चपटी कोशिकाओं का उदाहरण है हमारी लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं कैसी हैं बच्चों? यह लाल रक्त कोशिकाएं चपटी हैं। कुछ कोशिकाएं आकार में बीच से थोड़ी चौड़ी रहती हैं और दोनों सिरों पर पतली रहती हैं। देखिए इस प्रकार से रहती हैं। आप देख पा रहे हैं कि बीच में चौड़ी हैं और किनारे पर पतली हो गई। ठीक है, ये पेशी कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं बच्चों? पेशी कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं स्तंभ के जैसी होती है। स्तंभ के आकार, स्तंभ मतलब पिलर के जैसी होती है, जैसे इस प्रकार की कोशिकाएं होगी। और इन्हीं कोशिकाओं में इस तरीके से बाल जैसी संरचना भी पाई जाती है। तो ऐसी कोशिकाएं स्तंभ के आकार। कुछ कोशिकाएं जो हैं अंडाकार होंगी, अंडाकार हो जाएगी, अंडाकार आकार की हो जाएंगी, स्तंभ के आकार की हो जाएगी, अंडाकार कोशिकाएं भी हो जाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं रहेगी, अंडाकार कोशिकाएं रहेगी। कुछ कोशिकाओं और भी अलग अलग प्रकार की हैं, शाखित होती हैं, बहुत ज़्यादा शाखित होती हैं। जो भी प्रकार है मैं उन्हें बॉक्स में बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्तंभ के आकार की, चपटी हो गई, अंडाकार हो गई, और यह दोनों सिरों पर पतली हो जाती है। इन्हें हम लोग पेशी कोशिकाएं कहते हैं। दोनों
सिरों पर पतली। कुछ कोशिकाएं शाखित भी हो जाती हैं, यानी कि उन कोशिकाओं में शाखा निकल जाता है, ब्रांचेज निकल आते हैं। जैसे हमारी तंत्रिका कोशिका देख लीजिए, इस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं जो है हमारी, या शाखित कोशिकाएं हो जाएगी हमारी। तंत्रिका कोशिका हो गई हमारी। कुछ कोशिकाएं और जो शाखित में हैं, इसी का उदाहरण है हमारी बोन सेल्स, हड्डी की कोशिकाएं जो होती हैं, वह भी कोशिकाएं जो है वह शाखित होती हैं। हड्डी वाली कोशिकाएं भी शाखित कोशिकाओं में ही आती हैं। इस प्रकार से अन्य और भी है। एक हमारे हृदय की कोशिकाएं हैं जो अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये हमारे हृदय में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग आकार में, कुछ चपटी हो गई, कुछ स्तंभ के आकार की हो गई, कुछ शाखित हो गई, कुछ दोनों सिरों पर पतली होती है, बीच में मोटी हो जाती हैं ऐसी कोशिकाएं। कोशिका है तो बच्चों न्यूक्लियस तो होगा ही, केंद्रक होगा इसमें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग आकार की पाई जाती हैं हमारे शरीर में। इन विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के आकार होने के पीछे तथ्य भी अलग अलग हैं। जिस प्रकार कोशिका का काम है उसी प्रकार का उनका आकार हो जाता है। आगे विस्तृत अध्ययन करते हुए हम देखेंगे कि क्यों वो चपटी हो रही हैं, क्यों स्तंभ के आकार की हो रही हैं, क्यों शाखित हो रही हैं, क्यों गोलाकार हो रही हैं, क्यों दोनों सिरों पर पतली हैं।
तो मुख्यतः कोशिकाओं का आकार जो है उनके कार्य पर निर्भर करता है। उनका कार्य की प्रकृति जैसी रहेगी, कोशिका भी उस कार्य की प्रकृति के अनुसार ही अपना आकार ग्रहण कर लेता है। कुल मिलाकर हम यह बात समझें कि कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं और कुछ आकार का उदाहरण आपके सामने मैंने अभी यहाँ पर दिया। अब इन्हीं कोशिकाओं के आकार के बीच में अब कुछ और बातें की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब आकार से बात आती है तो हम अगर बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि आप बताइए कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका, तो आपका उत्तर होगा सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे छोटी कोशिका का उत्तर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और जब सबसे छोटी की बात आई है तो सबसे बड़ी भी आपसे पूछी जाएगी। सबसे बड़ी का भी नाम बताइए, तो यह सबसे बड़ी कोशिका का भी नाम आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम हो जाएगा आपका, बताइए, सबसे बड़ी कोशिका का नाम हो जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और एक और पूछा जाता है आपसे बच्चों, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका का अगर आपसे पूछा जाए, बड़ी, छोटी और लंबी, तो सबसे लंबी कोशिका देखिए आपका मैंने यहाँ पर बना दिया है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका अगर नाम पूछा जाएगा तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। तो 3 बातें आप ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा भी जो है वह एक प्रकार की कोशिका है, चाहे आप वह मुर्गी का अंडा देखें या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा या बत्तख का अंडा, जो भी अंडा आप देख रहे हैं वह अंडा एक कोशिका का है। तो याद रखिए बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको कि कुछ कोशिकाएं जो है हम अपनी नग्न आँखों से भी देख पाते हैं और यह शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है जिसे देखने के लिए हमें कोई सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है, वह हम अपने साधारण आँखों से देख सकते हैं। और आपको यह बताना है कि शुतुरमुर्ग का अंडा प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा या यूकैरियोटिक कोशिका। आप अपने सोच समझ के जवाब दीजिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसा कि आपके सहायता के लिए बता दूं, पहले उसका निर्माण हुआ था और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण बाद में हुआ है। तो आप समझिए कि शुतुरमुर्ग का अंडा या मुर्गी का अंडा जो हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है? क्या उसमें केंद्रक है, क्या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है? तो जी हाँ बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत सिंपल होती है, बहुत साधारण होती है, इसलिए वो जीवाणुओं में पाई जाती हैं, छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी में पाई जाती है। सूक्ष्मदर्शी से जिनको देखा जाता है आकार में बहुत छोटी होती हैं, इसलिए ये शुतुरमुर्ग का अंडा यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। आइए बच्चों, कोशिका के घटक देखते हैं, अर्थात कोशिका किन किन घटकों से मिलकर बनी हुई है। हम एक अवलोकन करेंगे यहाँ और अवलोकन के पश्चात अलग अलग घटकों पर फिर विस्तृत चर्चा हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कोशिका के सबसे बाहर है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति कह दिए। कोशिका भित्ति से अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें एक अन्य घटक मिलती है, कोशिका
झिल्ली। कोशिका झिल्ली से अंदर बढ़ते हैं तब हम कोशिका द्रव्य मौजूद है। कोशिका द्रव्य से अंदर बढ़ते हुए हम लोग अंगक की तरफ आते हैं तो दो अंगक हमें मिलते हैं, एक केंद्रक और केंद्रक के अंदर ही दूसरा है केंद्रिका। केंद्रक एवं केंद्रिका। आगे बढ़ते हैं और दूसरे अंगक की तरफ हम लोग अंतः प्रद्रव्यी जालिका देखें। अंतः प्रद्रव्यी जालिका दो प्रकार की हो गई थी, एक चिकनी और एक खुरदरी। क्यों चिकनी हो गई थी? क्योंकि यहाँ राइबोसोम अनुपस्थित था और यहाँ राइबोसोम उपस्थित था। तो हम छोटा सा लिख सकते हैं राइबोसोम उपस्थित। राइबोसोम उपस्थित हो जाने के कारण वह अंतःप्रद्रव्यी जालिका खुरदरी में बदल गई थी, और यदि राइबोसोम अनुपस्थित है तब वह चिकनी है। इसके आगे और भी हमें गोल्जी काय और आगे बढ़ जाते हैं। इसी को आगे बढ़ते हुए हम आगे लेके चलते हैं तो अन्य स्ट्रक्चर भी हमें मिले थे, उनका भी वर्णन हम जरा यहाँ कर लेते हैं। गोल्जी काय मिले। गोल्जी काय और हमें क्या मिले थे? लाइसोसोम हम देखें। उसके अलावा रिक्तिका भी देखें। माइटोकॉन्ड्रिया भी हम लोग देखें। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा लवक हो गए, परंतु ध्यान रहे लवक सिर्फ किस में है? पौधों में। और यह लवक कितने प्रकार के हो जाते हैं? लवक 3 प्रकार के हो जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद होती है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है और क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है।
और हमने क्या देखा बच्चों, तारक काय या सेंट्रोसोम किस में होगा, जंतुओं में, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य हो गया, केंद्रक, केंद्रिका, और केंद्रक के अंदर ही और हम एक इसको ले सकते हैं, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य भी यहाँ पर लिख लें। केंद्रिका हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, गोल्जी काय हो गया, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका, और एक साथ साथ यहाँ पर और भी हो जाएगा, इसके हम लोग गुणसूत्र भी कह दे तो ज़्यादा अच्छा है। केंद्रिका और यहाँ पर गुणसूत्र या डीएनए हम लोग कह दें उसको, डीएनए। इस प्रकार से कोशिका में क्या क्या उपस्थित है इसको हम लोग देखें। यहाँ पर और भी है, राइबोसोम भी है, राइबोसोम। तो बच्चों इस तरह से एक अगर आप फ्लो चार्ट बना लें और फ्लो चार्ट बना के आप इसको एक दो बार इसका प्रैक्टिस कर लें तो आपको यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाना और उन चित्रों के नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप किनारे से देखते चलिए। सबसे पहले कोशिका भित्ति हो गई, उसके अंदर कोशिका झिल्ली हो गई। जंतुओं में कोशिका झिल्ली सिर्फ होती है, जबकि पादपों में सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति हो गई। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य में ही हमारा केंद्रक पाया गया। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य और केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका और गुणसूत्र भी पाए गए। उसके बाद केंद्रक के चारों तरफ घेरे हुए जो संरचना है अंतःप्रद्रव्य जालिका है वह चिकनी हो गई। यहाँ राइबोसोम अनुपस्थित हो गए। खुरदरी भी हो गई अगर राइबोसोम उपस्थित हो गए तब। उसके अलावा गोल्जी काय हो गए, लाइसोसोम हो गया, रिक्तिका हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया। ध्यान देना है बच्चों, लवक सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है। यह लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद रंग के होते हैं जो मुख्यतः जड़ों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं, इनके कारण ही फूलों का रंग, फलों का रंग क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। टमाटर लाल रंग का है क्रोमोप्लास्ट के कारण। कुछ पत्तियां जो है, पौधों की पत्तियां आप देखते हैं पीले कलर की हो जाती है, रंगीन हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है, वह इस क्रोमोप्लास्ट के कारण। और एक क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता ही है बच्चों, हरा रंग का होता है। क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है और यही क्लोरोफिल जो है वह पत्तियों का, पेड़ पौधों का भोजन बनाने के काम आता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। उसके अलावा जंतुओं में तारक काय पाया गया जो सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है और राइबोसोम उपस्थित हो गया। तो इस प्रकार से एक चार्ट बना लेंगे आप, तो चार्ट बना के आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। कोशिका के घटक आप याद रखिए और इससे आप पूरी कोशिका की कुंडली यानी कि कोशिका में क्या क्या पाया जाता है उन सब को एक बार में आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम आगे के क्लास में बढ़ते हुए एक एक करके कोशिका भित्ति, झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और विभिन्न प्रकार के जो अंगक हैं उन सब पर बारी बारी से विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को इस कोशिका के घटक इस प्रकार से आप एक याद कर लें। एक दो बार इसका प्रयास करें और प्रयास करने के पश्चात आप कोशिका के घटक आसानी से याद रख लेंगे। अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कोशिका के आकार, उनका साइज
दो प्रकार की कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम आगे के कक्षाओं में कोशिका के घटक के एक एक घटकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक घटक की संरचना, उनके कार्यों को देखते हुए हम इस पाठ के आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस बात का इसको रिवीजन कीजिए, इसे ध्यान से पढ़िए, याद करिए और तब तक के लिए नमस्कार।